ओके, सो बार बॉडी हम पढ़ते हैं, जो कि एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन था, यानी कि कुछ यूक्रोमैटिन का पोर्शन जो हेट्रोक्रोमैटिन हो जाता है, यानी कि वो एक्टिव पोर्शन जो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। हमें पता है पूरे क्रोमोसोम की, हाँ, फीमेल में क्या होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम ये होता है जो पेयर करता है, एंड एक एक्स क्रोमोसोम ये होता है फीमेल में जो पेयर करता है। ठीक है, तो 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसमें से एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है ना, ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, ये वाला एक्स क्रोमोसोम। तो इस वाले जो ये एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हुआ है ना, यही जो है बार बॉडी की तरह एग्जिस्ट करता है, दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं बार बॉडी। यानी कि इनएक्टिवेशन जो हो जाता है एक एक्स क्रोमोसोम का। ये ना जो बार और बर्ट्रैम थे, इन दोनों ने जो है ये रिसर्च करी थी। इन्होंने देखा था कि कुछ जो कैट थी ना, इन्होंने देखा कि फीमेल कैट की जो नर्व सेल की जी0 स्टेज इन्होंने देखी। ठीक है, यानी कि नर्व सेल की इन्होंने देखी जी0 स्टेज। तो फीमेल सेल की फीमेल कैट की जो नर्व सेल थी ना, उसकी जी0 स्टेट में इन्होंने इसको देखा था। और उन्होंने देखा, उनको एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी मिली, जो नर्व सेल थी जी0 स्टेज पे नर्व सेल में फीमेल कैट की। तो इन्होंने देखा कि एक डार्कली स्टेन बॉडी मिली, और जो कि मेल में एब्सेंट थी। तो तब इन्होंने जो है उसको नाम दिया एक बार बॉडी और 6 क्रोमैटिन बॉडी, सिंपली जिसको बार बॉडी हम बोल देते हैं। तो इन्होंने ये देखा था, रिसर्च करी थी बार और बर्ट्रैम ने। कहाँ पे रिसर्च करी थी, फीमेल कैट ली इन्होंने, एंड उनकी उसकी जो नर्व सेल की जी0 स्टेज थी, वहाँ पे उसने देखा था कि वहाँ पे बार बॉडी प्रेजेंट है, एक कोई डार्कली स्टेन्ड बॉडी प्रेजेंट है, जिसको इन्होंने बार बॉडी का नाम दिया। तो वही है कि 1 एक्स जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, उसको हम बार बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग द जी0 स्टेज एंड इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली साइलेंट इन ट्रांसक्रिप्शन। तो वही है, ये पूरा का पूरा जो एक्स जो एक इनएक्टिव होता है ना, ये एकदम साइलेंट हो जाता है, यानी कि इसका एक भी जीन जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं होता है, उससे mRNA प्रोटीन कुछ नहीं बनेगा, एकदम जो है साइलेंट हो जाएगा। इन एक्टिवेशन जो इसका होता है, ये एक एपिजेनेटिक प्रोसेस है। एपिजेनेटिक वही है कि यानी कि हम उसके किसी हिस्टोन में मॉडिफिकेशन करके, या उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके हम उसका जीन एक्सप्रेशन चेंज कर रहे हैं बिना किसी म्यूटेशन के, उसको हम एपिजेनेटिक बोलते हैं। तो इसलिए ये एक एपिजेनेटिक प्रोसेस भी होता है दैट अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन विदाउट एनी चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस। में कोई चेंज नहीं होता, बट जीन का जो एक्सप्रेशन होता है वो तो चेंज हो ही जाता है। ठीक है, तो ये 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये जो है डीकंडेंस होता है एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा बहुत ज़्यादा, एंड ये कंडेंस हो जाएगा, एंड कैसा होगा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा, जिसको हम बार बॉडी बोलते हैं। तो देखो, अगर किसी को टर्नर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है जिसके अंदर जो है 45 क्रोमोसोम होते हैं टोटल, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम जो है एब्सेंट होता है, उनके अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल में। तो ये बार बॉडी तभी होगा जब आपके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, ये याद रखना। यानी कि एक्स क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो उसमें कोई बार बॉडी नहीं होगी। और ऐसे ही अगर हम क्लाइनफिल्टर मेल देखें, क्लाइनफिल्टर मेल के अंदर जो कंडीशन आती है वो आती है XXY। ठीक है, XXY कंडीशन है, उसके अंदर भी हमको एक बार बॉडी देखने को मिलेगी। जहाँ भी आपको 2 एक्स क्रोमोसोम दिखाई देंगे ना, वहाँ पे एक जो है वो अपने आप ही इनएक्टिव हो जाता है, एक क्रोमोसोम सिर्फ एक ही एक्टिव होता है। ठीक है, एक ही एक्टिव होता है। तो इसीलिए जो है क्लाइनफिल्टर मेल में भी हमें एक बार बॉडी देखने को मिलती है, क्योंकि उसके अंदर टोटल 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, 46 नॉर्मली होते हैं, उनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम फालतू आ जाता है, जो कि एज अ बार बॉडी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे होता है कि बार बॉडी हमें देखने को मिलती है। हाँ, तो वही है, अगर बार बॉडी हमको निकालनी है तो उसको हम n-1 करके निकाल सकते हैं, कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम जितने भी है उसमें से -1 कर दो। जैसे नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 1 है तो 1 - 1 0, यानी कि नो बार बॉडी। एक्स क्रोमोसोम 2 है तो 2 - 1 यानी कि एक बार बॉडी। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं बार बॉडी निकालने के लिए। ठीक है, और इसके अंदर जो है कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनका रोल होता है इसको इनएक्टिव करने में, अब वो हम स्टडी करते हैं।
ओके, सो ये जो हमारे पास 2 एक्स क्रोमोसोम है ना, जिसमें से एक जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो ये जो होता है ना, रैंडम प्रोसेस होता है, कोई भी एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो सकता है। अगर दोनों एक्टिव रहेंगे तो वो सुपर फीमेल हो जाएगी, मतलब उसके अंदर डबल डबल एक्सप्रेशन होने लगेंगे जीन के। देखो अब इसको हम समझते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, 2 एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारे पास क्या है, 2 एक्स क्रोमोसोम है। एंड जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, उनके पास क्या होता है, एक XIC रीजन प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर, XIC। दोनों एक्स क्रोमोसोम में सेम होगा, ठीक है, एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर एंड एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर होता है। ठीक है, ये जो एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर जो होता है ना, इसके पास जो है ना 12 जीन होते हैं इसके अंदर। मतलब इस वाले पोर्शन में, एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर वाले रीजन में, इसके अंदर 12 जीन होते हैं। 12 में से जो 7 जीन होते हैं ना, वो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। 7 जो है वो कोड करते हैं प्रोटीन के लिए। एंड जिसमें से जो हमारे पास 5 होते हैं ना, वो कोड करते हैं फॉर नॉन कोडिंग RNAs के लिए। और इन 5 में से हम 2 ऐसे पढ़ेंगे जिसका इसमें बहुत ही ज़्यादा ना इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अगर हम जिस्ट की बात करें, SIXST, एंड एक होता है T6। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। तो ये दोनों जो है, उस 12 जीन में से ये 2 जीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का रोल हम पढ़ेंगे। ये ऐसे 5 जीन, इन 5 जीन में से हैं ये 2 जीन। ठीक है, XIST एंड T6। तो ये किसके लिए कोड करते हैं, फॉर नॉन कोडिंग RNAs के लिए ये कोड करते हैं। तो चलो स्टडी करते हैं कि ये कैसे जो है इसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, मतलब इसको इनएक्टिव करता है एक्स क्रोमोसोम को, T6। देखो ये रैंडम प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसके पोर्शन के अंदर टोटल 12 जीन है। तो जैसे ही ये दोनों एक्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर, यहाँ से जो है ना, जिस्ट जो हमारा क्या है, एक जो किसके लिए कोड करता है, नॉन कोडिंग RNA के लिए जो कोड कर रहा है, जो जिस्ट वाला जीन है, वो क्या करेगा, जिस्ट के mRNA बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इनमें से क्या होता है ना, एक क्रोमोसोम जो है वो ज़्यादा जिस्ट का एक्सप्रेशन करता है, एक क्रोमोसोम कम करता है, और ये बहुत ही रैंडम होता है। तो ये वाले क्रोमोसोम ने क्या किया, इसने क्या किया, जिस्ट जो हमारा जीन प्रेजेंट है इसके अंदर, जिस्ट जीन, उसका जो है एक्सप्रेशन होने लगा है जिस्ट जीन का। एंड उसने क्या कर दिया, नॉन कोडिंग अपना RNA बनाना स्टार्ट कर दिया, mRNA नॉन कोडिंग, जो 17 kb का होता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन इसमें हाई है, जिस्ट का एक्सप्रेशन जो है वो हाई होता है, और ये ज़्यादा अमाउंट में क्या कर रहा है, यहाँ पे mRNA बना रहा है। एंड ये क्या करता है, जिस्ट, ये क्या करता है, जैसे ही जिस्ट का एक्सप्रेशन हाई हो जाता है, ये क्या, और ये जिस्ट जो होता है ना, ये इसको ऐसे जो है कोड कर देते हैं पूरा अपने ही, जहाँ से प्रोड्यूस्ड हुआ है जिस्ट, एंड उसी को क्या कर देते हैं, ये इनएक्टिव कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं इस वाले क्रोमोसोम को बाय हिस्टोन मिथाइलेशन। तो इसका हिस्टोन पे मिथाइलेशन हो जाता है, एंड ये वाला क्रोमोसोम क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। देखो दूसरा क्रोमोसोम जो होता है, जहाँ से जिस्ट जो है वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और अगर जिस्ट जो है वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके एंटागोनिस्टिक जो जीन था, हमने देखा था T6, ये 2 जीन एंटागोनिस्ट होते हैं। तो अगर जिस्ट कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके अंदर जो T6 है वो हाई अमाउंट में होगा। ठीक है, T6 जो mRNA बनाता है, विच इज़ अ नॉन कोडिंग RNA जो ये बनाता है, जो कि एंटी सेंस होता है ऑफ द जिस्ट जीन के ऑपोजिट होता है एकदम। तो ये एक एंटी सेंस RNA बनाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो एंटी सेंस RNA होता है, अब जैसे हमने बात करी कि ये जो जिस्ट का mRNA होता है, ये यहाँ पे जाके इनएक्टिव कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं इस क्रोमोसोम की, एंड इसको इनएक्टिव कर देते हैं बाय हिस्टोन मिथाइलेशन। तो ये वाले जो mRNA होते हैं, ये इस वाले क्रोमोसोम पे भी तो जा सकते हैं ना, इसको भी तो इनएक्टिव कर सकते हैं, यहाँ पे भी तो हिस्टोन मिथाइलेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो दूसरा क्रोमोसोम है, जहाँ से जिस्ट जो है वो कम एक्सप्रेस हो रहा है एंड T6 ज़्यादा एक्सप्रेस होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे T6 का जो एंटी सेंस RNA बनता है, ये बाइंड कर लेता है इस जिस्ट के RNA के साथ, एंड प्रिवेंट करता है इट बाइंडिंग ऑन दिस क्रोमोसोम, यानी कि इस वाले क्रोमोसोम पे हिस्टोन का मिथाइलेशन नहीं होता है। और ये तभी होगा जब एक सेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, ये तभी होता है, ओनली अकर व्हेन मोर देन 1 एक्स क्रोमोसोम इन अ सेल इज प्रेजेंट। तो ये ऐसे होते हैं, जिस्ट और T6 एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं।
एक बार और ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो हमने देखा कि दो एक्स हमारे पास क्या है, दो एक्स क्रोमोजोम है, ठीक है। दोनों एक्स क्रोमोजोम के लॉन्ग आर्म पे ये एक्स एक्टिवेशन सेंटर होता है जिसमें 12 जीन होते हैं। 7 जीन कोड करते हैं प्रोटीन के लिए, 5 जीन नॉन कोडिंग आरएनए के लिए कोड करते हैं। उस 5 में से जिस्ट और T6 एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक जीन है, इनका ही रोल इंपॉर्टेंट है, यही हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो जिस्ट, इनमें से एक क्रोमोजोम जो है वो जिस्ट का एक्सप्रेशन हाई अमाउंट में करता है। ये बहुत ही रैंडम होता है, कोई भी क्रोमोजोम कर सकते हैं। मान लो ये वाला क्रोमोजोम जो है जिस्ट का एक्सप्रेशन हाई कर रहा है, हाई अमाउंट में, तो जिस्ट के जो है एमआरएनए बन रहे हैं हाई अमाउंट में। ये जो एमआरएनए बनते हैं ना, ये इस वाले क्रोमोजोम को, जो जिस्ट को हाई अमाउंट में रिलीज जीन का एक्सप्रेशन करा रहा है, उस क्रोमोजोम को जो है कोड कर लेते हैं एंड वहाँ का जो हिस्टोन होता है उसका मिथाइलेशन हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन ये वाले एमआरएनए इस वाले क्रोमोजोम पे इसलिए अटैक नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे जिस्ट का एक्सप्रेशन तो कम है लेकिन T6 का एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से T6 का एंटीसेंस आरएनए बनता है जो इस वाले आरएनए के साथ बाइंड कर लेता है जिस्ट के एंड उसको प्रिवेंट करता है, बाइंडिंग उसकी प्रिवेंट करता है ऑन दिस क्रोमोसोम। तो यानी कि यहाँ पे हिस्टोन मिथाइलेशन प्रिवेंट हो जाता है T6 की वजह से, T6 के एंटीसेंस आरएनए की वजह से, और एक क्रोमोसोम हमारा इनएक्टिव हो जाता है जिसमें जिस्ट का एक्सप्रेशन हाई रहता है एंड एक क्रोमोसोम हमारा एक्टिव रहता है। एंड ये एक बहुत ही रैंडम प्रोसेस है कि कौन सा क्रोमोसोम एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा, इट्स जस्ट अ रैंडम प्रोसेस। देखो ये आप इसको इस डायग्राम से भी समझ सकते हो कि ये जिस्ट और T6 का जो जीन होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं। अगर जिस्ट ऑन होगा, ठीक है, तो जिस्ट ऑन है तो वो इनएक्टिव कर देगा एक्स क्रोमोसोम को एंड T6 ऑफ रहेगा। लेकिन अगर जिस्ट ऑफ है या एक्सप्रेशन उसका कम हो रहा है तो उस पॉइंट पे T6 ऑन होगा एंड जो एक्स क्रोमोसोम है वो एक्टिव होगा। एंड दोनों ही जिस्ट और T6 जो होते हैं ना उसी क्रोमोसोम पे एक्ट करते हैं जो उन्हें प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि दोनों के दोनों कैसे हैं, सिस एक्टिंग हुए, यानी कि उसी क्रोमोसोम पे एक्ट कर रहे हैं जो उनको प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो उसी पे ये दोनों एक्ट करते हैं। सो अब हम देखते हैं डोसेज कंपेंसेशन। देखो सेक्स क्रोमोसोम के नंबर जो है दोनों मेल और फीमेल में इक्वल होने चाहिए, मतलब यही है डोसेज कंपेंसेशन का मतलब। यानी कि एक्टिविटी जो होती है एक्स लिंक्ड जीन की इज मेड इक्वल इन द टू हेट्रोगेमेटिक सेक्सेस ऑफ द टाइप एक्स एक्स एंड एक्स वाई। तो दोनों में इक्वल होना चाहिए, यानी कि जैसे इसमें 2 एक्स है एंड इसमें एक्स वाई है तो हम एक एक्स का जो है इनएक्टिवेशन हो जाता है ह्यूमंस में, तो इसलिए इसमें भी एक ही एक्स होता है एंड इसमें भी एक ही एक्स होता है। तो एक्स लिंक्ड जो जीन होते हैं ना, एक्स लिंक्ड जीन की जो एक्टिविटी होती है वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ये देखते हैं। तो ह्यूमंस में तो सिंपल है कि फीमेल के अंदर एक जो एक्स है उसका क्या हो जाता है, इनएक्टिवेशन हो जाता है। उसके बाद अगर हम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में देखें उसके अंदर क्या होता है, जो एक्स होता है ना मेल के अंदर, उसके अंदर 2 टाइम एक्टिवेशन हो जाता है मेल में। सो मेल एक्स क्रोमोसोम का अगर ये 2 टाइम एक्टिवेशन हो जाएगा, यानी कि 2 एक्स आ जाएंगे, इसमें भी 2 एक्स रहेंगे, इसमें भी 2 एक्स रहेंगे, तो वो डोसेज कंपेंसेट हो जाएगा। यानी कि इक्वल एक्स लिंक्ड का जो जीन है वो इक्वल एक्टिविटी शो करेगा अगर इसमें 2 एक्स आ गए तो ये होता है ड्रोसोफिला में। सी एलिगेंस में क्या होता है, रिप्रेशन ऑफ बोथ फीमेल एक्स क्रोमोसोम बाय हाफ। इसके अंदर क्या होता है, दोनों फीमेल एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो हाफ हाफ से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं दोनों, तो बचा एक ही ना। तो इसमें क्या होता है, एक्स होता है एंड इसके अंदर सी एलिगेंस का मेल में क्या होता है, एक्स ही होता है। तो इसलिए ये याद रखना है कि सी एलिगेंस में क्या हो रहा है, दोनों फीमेल जो एक्स क्रोमोसोम होती है वो बाय हाफ जो है रिप्रेस हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली वो एक ही बचेगा इस हिसाब से, और इस साइड भी एक ही होता है मेल में। तो ये होता है सी एलिगेंस में। तो इस तरीके से अलग अलग इनमें ऑर्गेनिज्म में वो अलग अलग तरीक़ों से जो है डोसेज कंपेंसेट करते हैं। ह्यूमंस में देख लिया एक एक्स इनएक्टिव हो जाता है फीमेल में। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में जो मेल होता है उसके अंदर 2 टाइम एक्स का एक्टिवेशन हो जाता है एंड सी एलिगेंस में जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में वो जो है बाय हाफ जो है रिप्रेस हो जाते हैं। तो ये हमने देख लिया डोसेज कंपेंसेशन के बारे में।